विगत दिनों आपने देखा होगा कि बाढ़ राहत सामग्री के लिए वहाँ पर शासन प्रशासन और सरकार और प्रशासन आपस में भिड़ा पड़ा है। तो आपसी जंग दोनों लोग लड़ रहे हैं। जनता का उसमें कहीं कोई ख्याल ही नहीं है। और हमारे हिसाब से लड़ाई मजबूत तब होती है कि जब बहुत ही जीत हार का अंतर कम हो, क्योंकि यहाँ पे भारतीय जनता पार्टी समाजवादी पार्टी से कोसों दूर हो चुकी है आज की डेट में। अच्छा। और आते 2027 के विधानसभा चुनाव में इतनी दूर हो जाएगी कि देखने को नहीं मिलेगी। आपको क्या लगता है कि 2012 का जो चुनाव हुआ था, जब समाजवादी पार्टी की लहर थी, वो सीट समाजवादी पार्टी क्यों हार गई? देखा होगा कि जब समाजवादी पार्टी की सरकार में आदरणीय श्रद्धेय नेताजी मुख्यमंत्री हुआ करते थे, तो तमाम लोगों को वो जो उनके समर्थक नहीं होते थे उनको भी वो ओबलाइज करते। राजनीतिक आदर्श हमारे परम श्रद्धेय नेताजी ही हैं। और जिले में मैं चूंकि राजनीति में शुरू में जब हम नेताजी से नहीं मिले थे, जब तक नेताजी से आशीर्वाद नहीं लिए थे, हमारे राजनीतिक गुरु बाबूजी परम श्रद्धेय स्वर्गीय मिशन यादव जी, उसका वजह ये है कि जैसे चूंकि बाबूजी जब रहे जिले में तो हमेशा सामंतवादियों के खिलाफ और आम जनता की सहायता के लिए तत्पर रहते थे, खड़े रहते थे। और आज की डेट में बाबूजी के ना रहने के बाद उनके जैसा कोई नेता जिले में है। विशेष समस्या जैसे अभी पिछले दिनों आपने देखा खाद की किल्लत, किसानों को यूरिया खाद की किल्लत पूरे प्रदेश में रही और रुदौली में बहुत ज्यादा रही। ऐसे वहाँ पर हॉस्पिटल और डॉक्टर मिल जाएंगे जो पैसा कमाने के लिए बैठे हुए हैं। और वो सब क्यों बैठे हुए हैं, कैसे बैठे हुए हैं? तत्काल जनप्रतिनिधि के रुदौली की 40% क्षेत्र बाढ़ क्षेत्र में है और 40% जनता पानी में रह रही है, पानी में रहने के लिए मजबूर है आज की डेट में। उनके पास ना खाने के लिए राशन है, ना रहने के लिए घर है, छत नहीं है। साथियों नमस्कार, आप देखना शुरू कर चुके हैं लोक बंधु लाइव। इसमें उत्तर प्रदेश की सियासत में अगर देखा जाए तो 2027 की जो तैयारियां हैं वो अब एक तरीके से चरम पर हैं। और दूसरी तरफ बात की जाए विपक्ष की, तो विपक्ष कहीं ना कहीं सत्ता पक्ष से 2 कदम आगे चलने की कोशिश कर रहा है और लगातार जो तमाम विधानसभा सीटें हैं, जो हॉट सीटें हैं, उन पर अपने अपनी तैयारियों को लेकर, चाहे वो प्रभारी बनाना हो या प्रत्याशी चुनना हो, सारी चीज़ों की तैयारियां शुरू हो चुकी हैं। चाहे वो इंटरनल सर्वे हो या फिर जो प्रत्याशी होने वाले हैं उनकी ज़मीन पर पैठ कितनी है, ये सारी चीज़ें नाप तोलना शुरू हो गया है। अगर हम बात करें उत्तर प्रदेश की सबसे हॉट सीट अयोध्या जनपद की, और अयोध्या जनपद में कई सीटें ऐसी हैं जो हॉट मानी जा सकती हैं, चाहे वो रुदौली हो, मिल्कीपुर हो, उसके बाद आगे आप गोसाईगंज की भी बात कर सकते हैं, और अयोध्या सदर भी सबसे हॉट सीट उत्तर प्रदेश की मानी जा सकती है। जिस तरीके से वो 90 के दशक में मंडल बनाम कमंडल की राजनीति चली थी, वही 2027 में ये अगड़ा बनाम पिछड़ा की राजनीति का आगाज होने वाला है। तो आज हम उपस्थित हैं इस समय मान लीजिए रुदौली विधानसभा सीट पर, और हमारे साथ अवधेश यादव जी हैं। इनसे हम जो रुदौली विधानसभा की तमाम सियासत हैं उन पर चर्चा करेंगे और सारी चीज़ें A to Z कह लीजिए कि इनके राजनीतिक सफर से लेकर इतना संघर्ष इन्होंने किया, सारी निचोड़ पे पहुंचेंगे। स्वागत करते हैं सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे चैनल में। बहुत धन्यवाद। सबसे पहले सवाल यही होगा, तो कैसे आपकी राजनीतिक जीवन की शुरुआत हुई और संघर्ष कैसा रहा? सबसे पहले तो मैं आपके चैनल लोक बंधु लाइव को धन्यवाद करना चाहता हूं, और जितने भी दर्शक इस चैनल के माध्यम से हम लोग को देख पा रहे हैं सभी को मेरा सादर प्रणाम, धन्यवाद। मैं बताना चाहता हूं कि जैसा कि आपने कहा कि राजनीतिक जीवन की शुरुआत कहां से कैसे रही, मैं आपसे कहना चाहता हूं कि सन 1998 की बात है। मैं हाई स्कूल में पढ़ रहा था। उसके बाद बोर्ड का एग्ज़ाम देने के बाद मार्च में एग्ज़ाम होता है, उसके बाद गर्मी का समय आ गया था, अप्रैल मई की छुट्टियां चल रही थी। उसी दौरान हमारे विधानसभा क्षेत्र मिल्कीपुर में उपचुनाव का समय आ गया और वहां से समाजवादी पार्टी ने प्रत्याशी बनाया था माननीय रामचंद्र यादव जी को। और
जब उपचुनाव का समय था तो हम लोग बोर्ड परीक्षा देने के बाद थोड़ा गर्मियों की छुट्टी मना रहे थे, और उसी समय उपचुनाव में ही मुझे राजनीति का शौक चढ़ा, और उसी चुनाव से साइकिल से मैंने समाजवादी पार्टी का प्रचार प्रसार करना शुरू कर दिया था उपचुनाव में 1998 मिल्कीपुर अयोध्या से। अपने समाजवादी पार्टी की विचारधारा के साथ सहमति जताई और उन प्रचार प्रसार शुरू किया, क्योंकि वो राजनीतिक करियर की शुरुआत थी, लेकिन तब एक कह लीजिए युवा अवस्था में थे आप, तो विचारधारा के साथ किस तरीके से आप जुड़े और कैसी लगी आपको विचारधारा समाजवादी पार्टी की? अब चूँकि हम जब बहुत छोटे थे तो अपने घरों में और समाज में नेताजी का नाम सुना करते थे। जब बहुत छोटे थे परम श्रद्धेय मुलायम सिंह यादव जी का नाम सुना करते थे, और अपने जिले में परम श्रद्धेय बाबूजी स्वर्गीय मिशन यादव जी की प्रेरणा से राजनीति में हम लोग आए, और उनकी जय जयकार करते हुए जब उपचुनाव में मुझे प्रचार प्रसार करने का मौका मिला तो नज़दीक से हम लोगों ने देखा परम श्रद्धेय नेताजी के विचारों को, उनके कार्यों को, जब जब वो सरकार में रहे क्या करते थे समाज के लिए, जनता के लिए, तो उसी से प्रेरित होकर हमने समाजवादी पार्टी ज्वाइन करके और प्रचार प्रसार करने के साथ उस उपचुनाव को जब हम जीत गए तो हम लोग का जोश खरोश और बढ़ गया। फिर उसके बाद से आज तक हम लोग कभी निराश नहीं हुए और पार्टी का प्रचार प्रसार करते करते आगे बढ़ते गए, और इसी क्रम में फिर आगे चुनाव आता है 2002 का, उसके बाद लोकसभा 2004, फिर विधानसभा 2007, लोकसभा 2009 में कुछ उलट पुलट होता है जिले में। उसके बाद 2012 का जब चुनाव आता है तो समाजवादी पार्टी की सरकार बनती है। उसके बाद में 2012 में जब चुनाव होता है विधानसभा का, तो उस समय उत्तर प्रदेश में विधानसभा सीटों का परिसीमन होता है, तो वहाँ कुछ सीटें, कुछ नाम बदलता है, कुछ क्षेत्र बदलता है। उसी में एक विधानसभा सुहावल नाम से होती जिले में, उसका नाम खत्म हो जाता है, एक नई विधानसभा गोसाईगंज का जन्म हो जाता है, तो 5 सीटें फिर जिले में रह जाती हैं। 2012 से 2017 तक समाजवादी पार्टी की सरकार रही। माननीय श्री अखिलेश यादव जी मुख्यमंत्री रहे सूबे के। उन्होंने जो जनहित के कार्य किए उसी के आधार पर हम लोग पार्टी का प्रचार प्रसार करते रहे, और आगामी 2017 के चुनाव में पार्टी कुछ प्रतिशत मतों से पीछे रह जाती है। उसके बाद 2022 में भी तो सरकार बनते बनते रह गई, आपने देखा ही। और चूंकि इस पार्टी की नीति रीत के कारण ही 2024 के लोकसभा चुनाव में आपने देखा कितने भारी मतों से पार्टी देश की तीसरी नंबर पार्टी बनी, प्रदेश की सबसे बड़ी पार्टी बनी। और हम उम्मीद करते हैं कि प्रदेश की जनता हमारे साथ में है, और आने वाले 2027 के विधानसभा चुनाव में हम लोग सरकार बनाने जा रहे हैं। जी, जैसा कि आपने बताया लंबे समय से आप समाजवादी पार्टी विचारधारा से या फिर समाजवादी विचारधारा से जुड़े रहे। अच्छा, समाजवादी विचारधारा में आपको क्या खास लगा जिसकी वजह से आप इतने लंबे, क्योंकि विचारधारा की जो लड़ाई होती है या विचारधारा का जो एक अपना रास्ता होता है वो लंबा होता है, तो इतना लंबा समय आपने समाजवादी पार्टी में दिया, तो क्या खास लगता है आपको समाजवादी पार्टी में? परम श्रद्धेय नेताजी को जब आप सुनिए कभी उनके पुराने भाषणों को, और चाहे वो मुख्यमंत्री के रूप में रहे या मुख्यमंत्री नहीं रहे तब भी उनकी जो नीति और रीति रही समाजवादी की, समता और समानता और सदैव सबको जोड़ना। आपने देखा होगा कि जब समाजवादी पार्टी की सरकार में आदरणीय श्रद्धेय नेताजी मुख्यमंत्री हुआ करते थे तो तमाम लोगों को वो जो उनके समर्थक नहीं होते थे उनको भी वो ओबलाइज करते थे। जी। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि परम श्रद्धेय नेताजी समाज के अंतिम व्यक्ति जो भी पीड़ित होता था या किसी भी प्रकार से प्रताड़ित होता था या समाज को जोड़ने की उसका विचारधारा होती थी, उसको सम्मान देते थे। वो किसी भी जाति वर्ग धर्म का हो, सबको सम्मान देते थे और सबको, समाज के अंतिम व्यक्ति को भी आगे लाने का प्रयास करते थे। तो इन्हीं विचारधाराओं से, इन्हीं कार्यों से मैं प्रभावित होकर लगातार पार्टी का प्रचार प्रसार करता रहा और आगे भी मैं करता रहूंगा। अच्छा, आप राजनीति में एक्टिव हैं, तो सबसे पहले सवाल ये उठ जाता है कि आप अपना राजनीतिक कह लीजिए आदर्श किसे मानते हैं? राजनीतिक आदर्श हमारे परम श्रद्धेय नेताजी ही हैं। और जिले में मैं चूँकि राजनीति में शुरू में
जब हम नेताजी से नहीं मिले थे जब तक, या जब नेताजी से आशीर्वाद नहीं लिए थे, हमारे राजनीतिक गुरु बाबूजी परम श्रद्धेय स्वर्गीय मिशन यादव जी रहे, जिनकी छत्रछाया में हम लोगों ने काम करने का सौभाग्य मिला हम लोग को, और काफ़ी कुछ सीखने को मिला जिले से। क्योंकि बाबूजी का जो कामरेड थे वो, और उनका जो काम था, आप ये जान लीजिए, आप भी जानते होंगे कि समाज में, पूरे जिले में, हमारे अयोध्या में बाबूजी चाहे किसी पद पे रहें या ना रहें, सदैव, और उनका कोई परिचित हो या ना हो, अपरिचित आदमी भी, कोई भी पीड़ित उनके पास आता था तो बिना उसका परिचय जाने, उसकी समस्या को सुनने के बाद में तत्काल उसकी जितना हर संभव मदद होती थी वो मदद पहुंचाने का कार्य करते थे। और इन्हीं दम पे आज भी जिले में श्रद्धेय बाबूजी का नाम लेने वाले लाखों लोग, उनके समर्थक, उनके फॉलोअर आज भी हैं, और वो सदैव रहेंगे। आपने देखा होगा कि जब जब उनकी जयंती या पुण्यतिथि आती है, कहीं कोई कार्यक्रम करे या ना करे, जिले में हर गांव में, हर क्षेत्र में लोग अपने अपने जगह पे अलग अलग उनको याद करते हैं और सम्मान करते हैं। जी जी, सबसे बड़ी बात आपने जिनकी बात की, अगर देखा जाए तो मैं मिल्कीपुर उपचुनाव को देखा, उसके पहले भी वहाँ पर जो चुनाव हुए वहाँ पे आना जाना रहा। तो मिल्कीपुर में ही नहीं, पूरे पूर्वांचल में देखा जाए तो कहीं न कहीं एक, खासकर अयोध्या की बात करें तो वहाँ के राजनीतिक केंद्र बिंदु स्वर्गीय मित्रसेन यादव जी हैं। लेकिन देखा जाए तो जब उनका जो संघर्ष रहा, वो कह लीजिए कि कभी वो सत्ता की राजनीति में बहुत कम रहे, लेकिन फिर भी उनका नाम बहुत ही बड़ा है अयोध्या जनपद में। अगर कोई राजनेता है या राजनीतिक चर्चा होती तो उनका नाम लिए बिना शायद वो चर्चा पूरी नहीं होगी। लेकिन अभी जो वहाँ की राजनीतिक स्थितियाँ हैं, उसमें जो बदलाव हुए हैं, उसका वजह क्या मानते हैं? उसका वजह ये है कि जैसे चूंकि बाबूजी जब रहे जिले में तो हमेशा सामंतवादियों के खिलाफ और आम जनता की सहायता के लिए तत्पर रहते थे, खड़े रहते थे। और आज की डेट में बाबूजी के ना रहने के बाद उनके जैसा कोई नेता जिले में है नहीं, और एक आम पीड़ित व्यक्ति अपने आप को असहाय महसूस करता है कि बिना किसी परिचय के, बिना किसी संबंध के किस नेता के पास हम मदद मांगने जाएं। बाबूजी एक ऐसे सहारा थे, एक ऐसे वो वटवृक्ष वहाँ थे कि उनके नीचे हर आम आदमी छाया पाता था, हर आम आदमी मदद पाता था, और एक गरीब, शोषित, वंचित पीड़ितों की वो आवाज थे। तो हर व्यक्ति उसको समझता था। और आज की डेट में हर व्यक्ति के ऊपर से वो साया हट गया है। ऐसा कोई जिले में है नहीं कि बिना संबंध के, बिना परिचय के कोई भी आम पीड़ित व्यक्ति किसी के पास जाकर मदद पा सके। चलिए ठीक है, देखिए जो अगर बात की जाए, अब अपने व्यक्तिगत पे आते हैं कि आप रुदौली विधानसभा सीट से ताल्लुक रखते हैं और राजनीति भी कहीं ना कहीं उसी क्षेत्र में करते हैं, तो क्या लगता है रुदौली क्षेत्र में देखा जाए तो 2012 से लेके आज 2027 के आने वाले चुनाव तक भारतीय जनता पार्टी का कब्जा है, और जबकि वो पीडीए बाहुल सीट है और पुरानी समाजवादी गढ़ माना जाता है, वहाँ पर समाजवादी पार्टी अपने जन्म से ही वहाँ पर समाजवादी पार्टी का कब्जा रहा। तो आपको क्या लगता है कि 2012 का जो चुनाव हुआ था, जब समाजवादी पार्टी की लहर थी, वो सीट समाजवादी पार्टी क्यों हार गई? देखिए, वहाँ पर हम अपने आप से जोड़ते हुए बताएंगे कि हम पार्टी के लोग, वहाँ पर कुछ मेहनत में कमी रही और कुछ हम लोग की अपनी कमियां थीं, जिनके कारण 2012 में पार्टी वहाँ पे हारी, और बाकी 2017 में, 2022 में तो कुछ समीकरण ऐसे गलत बन गए जिनके कारण शिकस्त मिली। और बात आपने कही कब्जे की, तो कब्जा नहीं है वहाँ पर किसी का। कब्जा इसलिए नहीं है क्योंकि रुदौली विधानसभा समाजवादी पार्टी के लिए अत्यंत उपजाऊ विधानसभा है वो, और वो समाजवादियों की हमेशा रही है। और आने वाले समय में आप देखेंगे 2027 के विधानसभा चुनाव में समाजवादी पार्टी 1 लाख के ऊपर मतों के अंतर से जीतने जा रही है। ये स्थिति है वहाँ पर। अच्छा, अगर देखा जाए तो राजनीतिक द्वंद्व जो है रुदौली विधानसभा सीट में, वो कहीं ना कहीं 2 समाजवादियों के बीच में होगा, चाहे वो पुराने, मान लीजिए जो अभी मौजूदा विधायक हैं वहाँ के, वो भी पुराने समाजवादी रहे हैं, और अभी जो लड़ाई होगी वो भी वहाँ पर भाजपा बनाम सपा ही होगी, क्योंकि बसपा वहाँ पर, इतिहास बसपा का बहुत अच्छा नहीं रहा है। तो क्या लगता है कि कितनी मजबूत लड़ाई होने वाली है 2027 की? 2027 की लड़ाई
तो होगी, लेकिन लड़ाई मजबूत उसे कहते हैं जब बहुत कम का अंतर हो। हम आपकी बात कर रहे हैं कि आपके हिसाब से, आपकी पार्टी के हिसाब से। हमारी पार्टी और हमारे हिसाब से लड़ाई मजबूत तब होती है कि जब बहुत ही जीत हार का अंतर कम हो, क्योंकि यहाँ पे भारतीय जनता पार्टी समाजवादी पार्टी से कोसों दूर हो चुकी है आज की डेट में। अच्छा। और आते आते 2027 के विधानसभा चुनाव में इतनी दूर हो जाएगी कि देखने को नहीं मिलेगी वहाँ पे। अच्छा, सबसे अहम माना जाता है, चाहे उत्तर प्रदेश के हर विधानसभा सीट पर जातीय समीकरण सबसे अहम फैक्टर होता है। क्या जातीय फैक्टर रुदौली विधानसभा सीट का है? जातीय फैक्टर तो हमने आपको पहले बताया कि विधानसभा रुदौली समाजवादी पार्टी के लिए अत्यंत उपजाऊ सीट है वो, और वहाँ समाजवादी के समर्थक इतने ज़्यादा हैं कि किन्हीं कारणों से पिछले विगत चुनाव में भटक गए या कुछ रह गया, इस नाते ऐसा हुआ। इस बार ऐसा नहीं होने वाला कतई। इस बार सभी लोग समाजवादी के समर्थक जितने भी हैं और नेता एक होकर चुनाव लड़ेंगे और समाजवादी पार्टी को कम से कम 1 लाख के अधिक अंतर से जीत मिलेगी वहाँ पर। अच्छा, दावेदारों में कई लोग हैं, अगर देखा जाए तो जब तक अभी पार्टी लाइन से कोई चीज़ फैसला नहीं लिया जाता है प्रत्याशी को घोषित करने का, तब तक वहाँ जो तैयारी कर रहे हैं सबको टिकट मांगने का अधिकार है। तो क्या तैयारी आप भी कर रहे हैं? देखिए, हम आपसे कहना चाहते हैं कि हम सबसे पहले समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय श्री अखिलेश यादव जी को धन्यवाद करना चाहते हैं कि उन्होंने 2020 में मुझे विधान परिषद का चुनाव गोरखपुर फैजाबाद क्षेत्र से लड़ाया और उस चुनाव में कुछ मतों से मैं हार गया। उसके बाद माननीय श्री अखिलेश यादव जी ने टेलीफोन करके मुझे इतना ढांढस बंधाया कि आपको विश्वास नहीं होगा कि उस दिन मुझे ऐसा लगा कि मैं चुनाव जीत चुका हूँ। उसके बाद से फिर मैं तत्काल पुनः पार्टी के लिए काम करना शुरू कर दिया और जैसे ही 2022 का चुनाव आया विधानसभा का, तो मैंने उस समय भी विधानसभा चुनाव लड़ने की प्रार्थना किया था, विनती किया था। तो उस समय माननीय श्री अखिलेश यादव जी ने जब माननीय आनंद सेन यादव जी को टिकट दिया और हमसे कहा कि जाइए आप माननीय आनंद सेन जी को जिताइए, तो उस समय हम लोग 2022 के चुनाव में माननीय आनंद सेन जी को जिताने के लिए लग गए। 2022 का विधानसभा चुनाव होता है, कुछ वोटों से पार्टी हार जाती है, सरकार भी नहीं बन पाती है, भाजपा की सरकार बन जाती है। उसके बाद विधानसभा क्षेत्र रुदौली में पूरे प्रदेश में पार्टी का सदस्यता अभियान चलता है। तो उस समय माननीय श्री अखिलेश यादव जी ने मुझे विधानसभा रुदौली का सदस्यता अभियान का प्रभारी बनाया। तो उसमें हम लोगों ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया, काम किया, सदस्य बनाए, काफी सदस्यों को पार्टी से जोड़ने का काम किया गया। उसके बाद अगला साल आता 2023 का, तो उस समय गोरखपुर फैजाबाद में स्नातक एमएलसी का चुनाव होता है। तो पार्टी मुझे फिर वहाँ पर विधानसभा रुदौली की जिम्मेदारी देती है और प्रभारी बनाती है। वहाँ पर 2 ब्लॉक हैं, ब्लॉक रुदौली और ब्लॉक मवई। दोनों ब्लॉक का मुझे प्रभारी बनाया जाता है, जिसमें हम स्नातक मतदाता बनवाते हैं और उनको वोट डलाने का काम करते हैं। तो जो रिजल्ट आता है स्नातक एमएलसी का, उसमें हम अपने विधानसभा से दोनों ब्लॉक से प्रत्याशी को जिताकर भेजे थे। क्योंकि 17 जिले का चुनाव है वो, तो विधानसभा रुदौली से तो जीते हुए थे, लेकिन गोरखपुर फैजाबाद 17 जिले मिलाकर प्रत्याशी हमारा जीत नहीं पाता है जी। और उसके बाद आगे क्रमशः 2023 के बाद 2024 आता है, 2025 आता है। लोकसभा चुनाव में हमने विधानसभा रुदौली में लोकसभा में काम किया, रुदौली विधानसभा से पार्टी को जिताया है वहाँ से। 2025 आता है, 2025 में मुझे विधानसभा रुदौली का बूथ संगठनों को मजबूत करने का प्रभारी बनाया जाता है। इस समय हम लोग उसी में लगे हुए हैं, बूथ संगठनों को मजबूत करने का काम कर रहे हैं जी। अगर आप बूथ स्तर की जिम्मेदारी निभा रहे हैं तो जाहिर सी बात है कि रुदौली पे आपकी ठीक ठाक पकड़ होगी। तो क्या लगता है कि रुदौली की सबसे बड़ी समस्या के तौर पे आप क्या देखते हैं इस समय? जैसे आपने कहा रुदौली की समस्या क्या है तो समस्या पूरे प्रदेश की, लेकिन रुदौली की विशेष समस्या, जैसे अभी पिछले दिनों आपने देखा खाद की किल्लत, किसानों को यूरिया खाद की किल्लत पूरे प्रदेश में रही और रुदौली में बहुत ज्यादा रही। रुदौली में इतनी ज्यादा रही कि वहाँ के जनप्रतिनिधियों को उसका कोई चिंता नहीं, कोई लेना देना नहीं। जनता, किसान, हर नौजवान, छात्र सब परेशान।
हमारे देश में चूंकि कृषि प्रधान देश है, अगर हमारे देश में किसानों की खेती ही नहीं रहेगी तो क्या बचेगा? सब कुछ खत्म। तो यूरिया खाद नहीं मिल रही थी, ठीक, सबसे बड़ी समस्या। और उसके बाद अगर बिना खाद के भी जो कुछ वहाँ उग रहा है खेत में, उसको चरने के लिए सांड, सैकड़ों सांड आ जाते हैं खेत में। दूसरी समस्या सबसे बड़ी, जो कि दूसरी सबसे बड़ी समस्या, और कृषि को नष्ट करने के लिए, और इन दोनों समस्याओं के लिए किसान रात रात भर खेत में बैठकर रखवाली कराता है। आपके रुदौली से दो विधायक हैं। अब आप सोच रहे होंगे दो विधायक कैसे हैं? मिल्कीपुर के विधायक भी आपके यहाँ से हैं और रुदौली के तो मिल्कीपुर के, मतलब अदला बदली है। तो जो इस समय जिसकी सरकार चल रही है और जो ये जनप्रतिनिधि हैं, इनको जनता से, किसान से, छात्रों, नौजवानों से कोई लेना देना नहीं है। अगर इनको लेना देना होता तो कुछ तो राहत मिलती। लेकिन मिल्कीपुर उपचुनाव हो रहा होगा तो आपने बहुत ध्यान दिया होगा कि सबसे बड़ी समस्या के रूप में छुट्टा जानवरों की समस्या थी, और इस पर लगातार सरकार यही कह रही थी कि हम यहाँ पर उपचुनाव जीतेंगे तो जानवरों की समस्याओं को हटा देंगे, मतलब खत्म कर दिया जाएगा। क्या लगता है, सही हुआ कि नहीं हुआ? अब देख रहे हैं आप, उपचुनाव तो जीत गए हैं, लेकिन कहीं भी किसी प्रकार की छुट्टा जानवरों से किसी एक व्यक्ति को राहत हो तो बता दीजिए। एक व्यक्ति को राहत नहीं है, ना छुट्टा जानवरों से राहत है, खाद की किल्लत जस की तस बनी हुई है। और उसके बाद अब इस समय गांव में, प्रत्येक गांव में इस समय जाके देख लीजिए, रात में लोग रखवाली कर रहे हैं। चोर की दहशत, रात में खेत को भी रखाना है, घर को भी रखाना है, आदमी न सो पा रहा है और खाने के लिए उसका अन्न भी खेत में अब नहीं हो रहा है। तो ये भाजपा सरकार में जनता, किसान, नौजवान, छात्र सब परेशान हैं। इसीलिए आने वाले विधानसभा चुनाव में वो बिल्कुल तैयार बैठे हैं कि जैसे चुनाव का समय आए और हम विधानसभा चुनाव में समाजवादी पार्टी के चुनाव निशान साइकिल की बटन दबाकर आदरणीय अखिलेश यादव जी को मुख्यमंत्री बनाए। अच्छा, आप एक शिक्षक भी हैं और रुदौली जो क्षेत्र है उसमें शिक्षा के विकास को लेकर अभी तक कितने काम हुए हैं और कितनी मजबूत शिक्षा वहां पर सरकार द्वारा दी गई है? अगर मान लीजिए नहीं दी गई है तो जब आपको रुदौली मौका देगी तो आपके पास इसके लिए क्या योजनाएं हैं? वहां पर सरकार ने जो शिक्षा की व्यवस्था की है उसमें यही किया है कि जितने प्राइमरी विद्यालय चल रहे थे उसमें से आधे को बंद करने का प्लान किया है। माध्यमिक विद्यालय की तो कोई होश ही नहीं किसी को, ना उच्च शिक्षण संस्थानों के बारे में किसी को ख्याल है। बेसिक के जो प्राइमरी विद्यालय चल रहे थे उसमें भी आधे मर्ज करके आधे बंद करने की तैयारी है सरकार की। तो ये काम किया है सरकार ने, भाजपा सरकार ने शिक्षा के क्षेत्र में। आपको मौका देती है रुदौली की जनता तो आपके पास क्या योजनाएं हैं? हमें मौका मिलता है यदि तो समाजवादी पार्टी की सरकार बनेगी, और समाजवादी पार्टी की सरकार बनने पर शिक्षा और शिक्षकों के लिए सदैव जब जब समाजवादी पार्टी की सरकार रही है, शिक्षा और शिक्षक हित में कार्य समाजवादी सरकार ने ही किए हैं। समाजवादी सरकार ने ही शिक्षकों के हित में निर्णय लिए हैं। यदि मौका मिलता है, समाजवादी पार्टी सरकार बनती है तो क्षेत्र में सबसे पहले शिक्षक छात्रों के लिए शिक्षा की व्यवस्था कराई जाएगी। उस क्रम में चाहे बेसिक शिक्षा का मामला हो, चाहे माध्यमिक शिक्षा का मामला हो, यहाँ तक कि उच्च शिक्षण संस्थानों के लिए भी और टेक्निकल एजुकेशन के लिए भी वहाँ व्यवस्था कराई जाएगी, ताकि छात्रों को क्षेत्र से बाहर न जाना पड़े, सुदूर इलाकों में शिक्षा ग्रहण करने के लिए उनको ना जाना पड़े, क्षेत्र में शिक्षा की व्यवस्था हो, वहीं से पढ़ें लिखें और अपना नौकरी करें। अच्छा, दूसरी सबसे बड़ी समस्या रुदौली की देखी जाती है स्वास्थ्य को लेके। तमाम खबरें पिछले दिनों वायरल हुई कि जो प्रसव अस्पताल के बाहर झाड़ियों के किनारे हो जा रहा है, तो कहीं ना कहीं, और जो वहाँ पर एक चर्चा होती है कि कहीं ना कहीं स्वास्थ्य विभाग जो है काफ़ी लचर है रुदौली में। जब आपको रुदौली की जनता मौका देगी तो स्वास्थ्य के क्षेत्र में आपकी क्या योजनाएं हैं? वहाँ लचर नहीं, बहुत लचर है। सरकार की प्राथमिकता होना चाहिए शिक्षा और स्वास्थ्य। तो स्वास्थ्य के मामले में आप कभी चलिए हमारे साथ, हम रुदौली आपको घुमा के दिखाते हैं कि वहाँ पर बिना लाइसेंस के, बिना परमिशन के एक एक ऐसे वहाँ पर हॉस्पिटल और डॉक्टर मिल जाएंगे जो पैसा कमाने के लिए बैठे हुए हैं। और वो सब क्यों बैठे हुए हैं, कैसे बैठे हुए हैं? तत्काल जनप्रतिनिधि के आश्वासन पर। मतलब संरक्षण दिया जा रहा है। संरक्षण सरकार का है, जनप्रतिनिधियों का है, ताकि आप जनता को लूटो, जनता को मारो। वो पीड़ित हों, बीमार हों तो बीमार होने पर उनका इलाज ना करिए, उनको लूटिए।
इस प्रकार की व्यवस्था चल रही है। एक तरफ से वहाँ घर घर में लोग हॉस्पिटल खोले बैठे हुए हैं, ना कोई मानक है, ना कोई उनकी परमिशन है, ना कोई लाइसेंस है, बस सत्ता के संरक्षण में जनता को, गरीबों को लूटा जा रहा है। अच्छा, तीसरा मेरा सबसे अहम मुद्दा है सड़कों को लेकर, क्योंकि सड़कें जीवन रेखा होती हैं, किसी भी विकास के लिए भी सड़कों की सबसे बढ़िया। और रुदौली ऐसा क्षेत्र है, कह लीजिए नगर पंचायत है, और रुदौली बिजनेस के मामले में ठीक ठाक पायदान पर है पूरे अयोध्या जनपद में देखा जाए तो। सड़कों को लेकर क्या स्थितियाँ हैं वहाँ पर? सड़कों को लेकर बहुत बुरा हाल है। आपको एक बता दें, ममानीगंज रुदौली मार्ग एक है, वहाँ पर अभी आप जाएंगे तो विगत 7-8 सालों से सड़क में गड्ढा नहीं था, गड्ढे में सड़क थी, और उसी गड्ढे से बड़े बड़े उद्योगपति होकर जाते थे, माननीय जी लोग जाते थे, जनप्रतिनिधि भी उधर से जाते थे, लेकिन उस सड़क को बनाने का किसी को ख्याल नहीं था। आपने जिस सड़क की बात की, जहां तक मेरी जानकारी है, 2 विधानसभा क्षेत्रों को जोड़ने कनेक्ट 3-4 जोड़ती है, कनेक्ट करती है, वो सबसे प्रमुख मार्ग है जी। लेकिन वो 7-8 साल तक गड्ढे में सड़क थी, वो सड़क में गड्ढा नहीं था, गड्ढे में सड़क थी, और उसी से झूला झूलते हुए लोग, यहाँ तक कि अधिकारी लोग उधर से आते जाते थे, कोई पुरसा हाल नहीं था। अब जाकर थोड़ा बहुत चलने लायक हुई है, और बाकी पूरे क्षेत्र में सड़कों का इतना बुरा हाल है, थोड़ी सी बारिश हो जाती है फिर आप पूरे क्षेत्र में भ्रमण नहीं कर सकते हैं, गाड़ी नहीं चल सकती है आपकी। इसके लिए मैं वादा करता हूँ कि समाजवादी पार्टी की सरकार आते ही, जिस प्रकार से 2012 से 17 तक सरकार में, समाजवादी पार्टी की सरकार में सड़कों का जाल बिछाया गया था पूरे प्रदेश में, उसी प्रकार से सड़कों का जाल बिछाया जाएगा। सड़कों का चौड़ीकरण, उच्चीकरण करके मजबूत 1 नंबर की, A क्लास की सड़कें पूरे विधानसभा क्षेत्र में बनाई जाएगी। अच्छा, अभी पिछले दिनों में रुदौली में गया था, बहुत से लोगों से मिला, कुछ किसान थे, कुछ छात्र थे, और कुछ जन सामान्य थे जिनका राजनीतिक सरोकार कह लीजिए नहीं था। तो सबसे बड़ी समस्या के रूप में वहाँ देखने को मिला कि थानों और तहसीलों में जिस तरीके से भ्रष्टाचार व्याप्त है, जनता उससे बहुत त्रस्त है। क्या, किस तरीके से देखते हैं आप इसको? वहाँ पर अब आपको हम बता दें कि आपको हम ले चल के मिलवाएंगे लोगों से कि जिस प्रकार से समाज के अंतिम व्यक्ति से, अंतिम पायदान पर खड़े लोगों का विकास करने का सरकार का कर्तव्य होता है, उसी प्रकार से इस समय की सरकार समाज के अंतिम पायदान पर खड़े व्यक्ति को लूटने का काम कर रही है। थाने के माध्यम से, तहसील के माध्यम से और ग्राम पंचायतों के माध्यम से, जहां भी जितने सरकारी कर्मचारी हैं वो भ्रष्टाचार के आकंठ में डूबे हैं, जिसमें सरकार का बरदहस्त है। और हम आपसे वादा करते हैं कि रुदौली विधानसभा की जनता को राहत की सांस समाजवादी पार्टी की सरकार बनने पर ही मिलेगी। मतलब भारतीय जनता पार्टी की सरकार में नहीं मिलेगी? कदापि नहीं, इनका लक्ष्य ही नहीं है, इनका एजेंडा ही नहीं है जनहित का कार्य। जनहित का कार्य समाजवादी पार्टी की सरकार में ही हो पाएगा। और सबसे बड़ी समस्या जो आपके यहाँ सबसे ज़्यादा देखने को मिलती है कि अक्सर जब भारी बारिश होती है तो कुछ क्षेत्र ऐसे हैं जो बाढ़ से प्रभावित हो जाते हैं, जो अहम मुद्दा है और सबसे बड़ा मुद्दा है। सरकार आने पर, जैसे अभी पहले भी वादा किया गया था कि वहाँ बोल्डर वगैरह लगाए जाएंगे, बंधे वगैरह बनाए जाएंगे, लेकिन 17 में सरकार आपकी चली गई और सारे काम पेंडिंग पड़े रह गए। और अभी आज देखिए वहाँ पर रुदौली क्षेत्र में कुछ क्षेत्र बाढ़ से प्रभावित है। क्या योजना है उसके लिए? कुछ क्षेत्र नहीं, विधानसभा रुदौली की 40% क्षेत्र बाढ़ क्षेत्र में है, और 40% जनता पानी में रह रही है, पानी में रहने के लिए मजबूर है। आज की डेट में उनके पास ना खाने के लिए राशन है, ना रहने के लिए घर है, छत नहीं है। वो नदी के किनारे छप्पर रखकर रहने का काम करते थे, लेकिन थोड़ी सी बारिश पिछले दिनों जो हुई, आज भी वो बाढ़ में डूबे हुए हैं। समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ता लोग, हम लोग वहाँ पर राहत का कार्य जो कर पा रहे हैं अपने स्तर से उसको कर रहे हैं, लेकिन सरकार की कोई भी राहत वहाँ नहीं पहुँच रही है। भाजपा सरकार की एक भी प्रकार की राहत बाढ़ पीड़ितों के पास नहीं पहुँच पा रही है। अपने विगत दिनों आपने देखा होगा कि बाढ़ राहत सामग्री के लिए वहाँ पर शासन प्रशासन और सरकार और प्रशासन आपस में भिड़ा पड़ा है, तो आपसी जंग दोनों लोग लड़ रहे हैं। जनता का उसमें कहीं कोई ख्याल ही नहीं है। जनता तो बाढ़ में बह रही है। 40% क्षेत्र की जनता बाढ़ में है आज की डेट में। बहुत बुरा हाल। चलिए ठीक है, देखिए हमारे साथ
पूर्व एमएलसी प्रत्याशी अवधेश कुमार जी थे, समाजवादी पार्टी के नेता हैं और जमीनी नेता हैं। काफ़ी लंबे समय से समाजवादी पार्टी को की राजनीति के साथ और उनकी विचारधाराओं के साथ अपने क्षेत्र में संघर्ष कर रहे हैं। और देखा जाए तो रुदौली एक ऐसा क्षेत्र है जो कभी बाराबंकी कभी अयोध्या के चक्कर में विकास से बहुत दूर है। और अगर देखा जाए तो वहाँ पर मूलभूत सुविधाएं जैसे शिक्षा, चिकित्सा, बिजली, सड़क, पानी की समस्या अहम मानी जा रही है। फिलहाल तैयारी कर रहे हैं, 2027 का विधानसभा नज़दीक है और पार्टी इनके हित में क्या फैसला लेती है वो तो इनके ऊपर, पार्टी के विचारधारा के ऊपर, पार्टी के शीर्ष नेतृत्व पे निर्भर करता है। लेकिन अगर देखा जाए वहाँ की जनता लगातार इस चीज़ को लेकर त्रस्त है कि जो थाने, तहसील और तमाम जगह पे भ्रष्टाचार है, उससे आम आदमी के लिए न्याय मांगना और न्याय ढूंढना गुनाह जैसा लगने लगा है। हमारा एक साक्षात्कार था और जिस तरीके से चर्चा हुई, जो रुदौली की मूलभूत जो ज़रूरतें हैं और समस्याएं हैं उन पर विस्तृत चर्चा हुई। और इस चर्चा और इस खबर को लेकर आप क्या सोचते हैं, अपनी राय हमें ज़रूर दीजिएगा। मिलते हैं किसी अन्य वीडियो में किसी अन्य मुद्दे के साथ। नमस्कार।